अमेरिकन पोएट, वो अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कवि थे। 1937 में 20वीं सदी में जन्म हुआ एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1950 के बाद उनके कुछ प्रसिद्ध कविताएं का संकलन पब्लिश हुआ एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द पोएट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ही ऑल्सो वॉन पुलित्जर प्राइज। आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट में भी पढ़ा होगा कि उनको पुलित्जर प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिए जाने वाला एक फेमस प्रेस्टिजियस पुरस्कार है। द पोएम द बॉल पोएम इज अ सिंबॉलिक पोएम, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सिंबॉलिक पोएम। ये जो पोएम भी है यह आपको एक सांकेतिक कविता है जिसमें हम लोग देखेंगे कि कवि हमें कुछ सबक दे रहे हैं। द पोएट इज ट्राइंग टू टीच अस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। जिंदगी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक कवि हमें सिखाना चाहते हैं। विद द एग्जाम्पल ऑफ अ चाइल्ड एंड हिज प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट बॉल। हम सभी क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे पास बैट बॉल होती है, उसी तरह से छोटे बच्चों के भी पास बॉल होती है। So the poet just takes an example of a boy who has lost his ball. उस लड़के का बॉल खो गया है। It is quite a normal thing that you will lose something. कभी आपकी कलम खो जाती होगी। जब आप छोटे बच्चे रहते होंगे तो आपका लंच बॉक्स स्कूल में खो जाता होगा, कई बार आपके इरेजर खो जाते होंगे। So these are the common things. लेकिन इसी कॉमन थिंग्स को कोट करते हुए पोएट एक बहुत बड़ा लेसन हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। द बॉय लॉसेज अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट। एक लड़का है जिसका एग्जाम्पल, जिसकी चर्चा इस कविता में हुई है। ही इज वेरी अपसेट, द बॉय इज अपसेट बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। A ball doesn't cost much. The price of the ball is not very important. बॉल का जो प्राइस है वो बहुत मायने नहीं रखता है। बॉल को रिप्लेस किया जा सकता है। Nor is it is difficult to buy another ball. दूसरा बॉल खरीदा भी जा सकता है। Why then is the boy so upset? फिर आखिर उस बॉल से क्या ऐसा इंटीमेसी है उस लड़के को जो इतना दुखी है। रीड द पोएम, ये पोएम हम लोग पढ़ेंगे, फिर वो दिखाते हैं टू सी व्हाट द पोएट थिंक हैज बीन लॉस्ट। पोएट जॉन बेरीमैन के हिसाब से क्या वो वस्तु खोया है, वो थिंग्स के खोने से वो लड़का दुखी है या कुछ और बात है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है। हम जानते हैं कि इट इज ए नेचुरल थिंग दैट द थिंग्स विल बी लॉस्ट। जो चीजें हमारे पास हैं कुछ समय के लिए रहेंगी, हो जाएंगी, फिर उसको उस भंवर से हम बाहर निकलेंगे। आइए पहले कविता के कुछ पंक्तियों को देखते हैं, फिर हम लोग आगे करते हैं। What is the boy now? What is the boy now who has lost his ball? वो लड़का, वह लड़का, द बॉय हु इज, व्हाट इज द बॉय नाउ, कैसा है वह लड़का, विच बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिस लड़के का गेंद हो गया था, बॉल हो गया था। व्हाट इज ही टू डू, क्या करने को है, व्हाट क्या, अब क्या, बॉल खो गया उस लड़के का, व्हाट इज ही गोइंग टू डू, क्या करेगा वो, व्हाट इज हिज रेस्पॉन्स, हाउ ही विल फेस द लॉस ऑफ द बॉल, उस लड़के का जो बॉल खो गया, हाउ ही विल फेस दिस लॉस, इस लॉस को वह कैसे देखेगा। पोएट फिर कह रहा है, आई सॉ इट गो, मैंने देखा, मैंने खुद देखा। पोएट कहते हैं कि मैंने देखा, इट किसके लिए आया है, बॉल के लिए आया है। मैंने जाते हुए देखा, गो मैरीली बाउंसिंग, मैंने यहाँ वर्ड लिखा है, बॉल जो ऐसे गिरता है, बॉल को जब हम इस तरह से पटकते हैं तो इट विल जंप, फिर ये ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। तो मैंने बॉल को इस तरह से रोल ओवर करते हुए, जंप करते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि द बॉल वाज
बस मूविंग नॉर्मली, बाउंसिंग नॉर्मली, और उसी नॉर्मली के लिए यहाँ पर मैरीली वर्ड का यूज किया, मीन्स हैप्पीली। द बॉल विल जंप, तो वो नॉर्मली बॉल जंप करते हुए गया डाउन द स्ट्रीट, जहां वो लड़का खेल रहा था वहां से गलियों में गया। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। और वहां से आगे वो जहां पर खेल रहा होगा वहां कोई वाटर बॉडीज होंगी, हो सकता है रिवर के किनारे या किसी तालाब के किनारे, या जहां पर वो खेल रहा था वहां से वह जो तट है वह हार्बर कहा गया है। उसके नीचे जो पानी है वो बॉल जा करके जंप करते हुए, बाउंसिंग करते हुए वो बॉल कहाँ गिर गया, पानी में चला गया, देयर इन द वाटर। So in these lines, ये जो हम 4 लाइन पर 4 लाइन देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि the boy's ball went into the water from where the boy cannot get his ball back, जहाँ से वो लड़का वो बॉल नहीं ला सकता। The boy is also a symbol in place of boy, उस लड़के की जगह पर हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है। और बॉल जो है, बॉल जस्ट यहाँ एक सिंबल है, एक इमेज है किसी थिंग्स का जो हमारे पोजेशंस में होते हैं, जो हमारे पास में होते हैं, हमारे अधिकार में होते हैं। तो उस लड़के का बॉल जो है जाकर के उस वाटर में गिर गया, अर्थात वह बॉल से एलूप हो गया, बॉल खो गया। अब नेक्स्ट है, दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉस ऑफ द बॉय, लॉस ऑफ द बॉय ऑफ द बॉल, लड़के के बॉल का खो जाना। यह बात पहली 4 पंक्ति में बताई गई है। फिर कवि कहते हैं, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द पोएट जॉन बेरीमैन, नो यूज टू से, यह कहने का कोई फायदा नहीं है, इट विल डू नो गुड, इससे कोई फायदा नहीं होगा कहना, ओ देयर आर अदर बॉल, ए मत रो, चुप हो जाओ, व्हाई आर यू क्राइंग। अब यहाँ देखिए मीनिंग किया है ग्लोसरी में, आपको वोकेबलरी में जस्ट नीचे, द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट एनफ टू वरी अबाउट, हे यू हैव लॉस्ट ओनली अ बॉल, व्हाई आर यू सो मच वरी, क्यों आप इतना चिंता, इतना भी बड़ा नुकसान नहीं हो गया है कि तुम इस तरह से परेशान होए जा रहे हो। बट इफ यू से दीज थिंग्स, यदि आप उस लड़के को ये बात कहेंगे, ओ देयर अगर आप ये कहेंगे ओ देयर आर अदर बॉल, या कहने का उस लड़के के ऊपर में कोई फायदा नहीं होगा, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है इन शब्दों के प्रयोग करने से। क्यों भाई? कहते हैं एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, द बॉय वाज हैविंग द बॉल, लड़के के पास द बॉल वाज इन द पोजीशन ऑफ बॉय एंड द बॉल वाज लॉस्ट। ये बॉल के खो जाने से क्या होता है, the boy was filled with a sadness, a kind of sadness that affected him, एक दुख लग गया, एक सदमा पहुंच गया उस लड़के को कि मेरा ये, यहाँ मैं फिर एक बार आपको बात बता रहा हूँ, बॉल इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बॉल केवल एक एग्जाम्पल है, इसको हम अपनी जिंदगी में कई अलग अलग तरह के लॉग से हम जोड़ सकते हैं। कई बार हम इमोशनली बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, मैंने टर्ब्यूलेंस आ जाता है हमारे पास, हम असंतुलित हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं इमोशनली, तो उससे बाहर आने के, वो लड़का तो क्या हो गया, दुख हो गया है, ही फील्ड विद अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, सैडनेस, एंड फिक्सेस द बॉय, ही स्टैंड्स रिजिड, वो उसी हार्बर के पास खड़ा है, रिजिड, स्टिल, वॉचिंग, वेयर, trembling, staring down, वो कांप रहा है, he is feeling very unhappy and just watching that particular place where his ball went, staring down at distance, he is trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. उस जगह पर, उस जलाशय के पास वह खड़ा है वह लड़का, where his ball went, जहां उसका बॉल चला जाता है। सुन रहे हैं आप सभी लोग? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, तो लड़के का बॉल जाकर के खो गया जल में। एक प्रतीकात्मक, यहाँ बॉल खो जाना, आप तो जानते हैं कि बॉल खो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह बॉल कहाँ ले जाएगा वो हम देखते हैं। बट व्हाट इज द, अब एक छोटे बच्चे होकर के सोचिए, इफ यू हैव अ बेबी एट योर होम 5 years old,
कोई 5 साल का बच्चा है, उसके पास कोई गुड़िया है या कोई उसका कार वाला खिलौना है, एक बार आप उसका कार छीन करके रख लीजिए अपने पास, अब देखिए वो कितना रोता है, he just cries and cries। और आप ही जब छोटे थे ना, तो आपकी जो वो मतलब बचपन की वो यादों वाली खिलौने आपके बचपन में रही होंगी, तो वो यदि गायब अभी भी यदि आपने संभाल करके रखा होगा, यू विल फील अ लॉट ऑफ मेंटल पेन। आपको मतलब बहुत दुख होगा कि वो मेरा इतना पुराना चीज कैसे ये हो गया, गुम हो गया, खो गया। बट ये नेचुरल फेनोमेना है, इसी फेनोमेना को समझना है, इसी को पोएट समझाना चाहता है कि जो चीजें हमारे पास हैं, आज हमारे पास है, कल वह हमसे कोई चुरा सकता है, कल वह हमसे कहीं खो जा सकता है, कल वो टूट सकता है। तो आवर माइंड शुड बी प्रिपेयर्ड टू बियर द लॉस। हमें उस लॉस को बर्दाश्त करने के लिए क्या होना चाहिए? मेंटल प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। अब पोएट कहते हैं आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम। मैंने देखा उसका बॉल मतलब गिरते गिरते जंप करते हुए बाउंस करते करते पानी में चला गया। बट पोएट कहते हैं ऊपर में क्या कहते हैं? नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल। वो कहते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा उसको कि चुप करो, दूसरा बॉल मिल जाएगा। फिर सेकेंड बार पोएट कहते हैं आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम। इंक्लूड ऑन का मीनिंग देखिए, जो जनरली आप डिक्शनरी में देखेंगे तो हो जाएगा इंटरफेयर, बीच में दखल देना। अब यहाँ पर क्या है? टू इंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम। अब देखिए वो लड़का दुखी है, द बॉय इज वेरी अपसेट, द बॉय इज क्राइंग ओवर द लॉस ऑफ द वर्ल्ड एंड इफ एनीबॉडी कम्स देयर, तो उनकी बातें उसको उस लड़के के हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा। तो द पोएट डिसाइड्स दैट ही विल नॉट स्टेप देयर, ही विल नॉट इंटरवीन। वो दखल नहीं देगा उस लड़के के गम मनाने में और उसके मतलब उसके वो फीलिंग, द फीलिंग ऑफ लूजिंग द बॉल एंड ए काइंड ऑफ सैडनेस इन हिज माइंड। दो बातें हैं, द बॉय हैड लॉस्ट द बॉल एंड ए काइंड ऑफ सैडनेस हैज एनवेलप्ड, उसको घर कर लिया। इस दोनों के बीच में पोएट कहते हैं कि मैं दखल नहीं दूंगा। क्यों? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द पोएट? पोएट कहते हैं अ डाइन, मैंने यहाँ पर वर्ड भी लिखा है डाइन, जैसे अपने यहाँ पैसा होता है ना, तो इसी तरह से जहाँ या पोएम है, पोएट है, या उन्होंने करेंसी का एक यूनिट है, ये कुछ पैसे, चंद रुपये, चंद सिक्के, यही होंगे बॉल के दाम। इस पैसा उसको ऑफर कर देना, अनदर बॉल, अरे यार क्यों रो रहा है, आई विल गिव यू सम अदर बॉल, ये सब बात करना इज वर्थलेस, इसकी कोई कीमत नहीं है। Because the boy is not weeping over the loss of the ball. वो आप उसको दूसरे बॉल ला करके दे देंगे, इसके लिए वो चुप हो जाएगा, या you will provide him the amount of money, इससे मतलब नहीं है। Because his emotion, his feeling is associated with that ball. So आगे वो कहते हैं now he senses the first responsibility in the world of possession. यह पाने की दुनिया है, यह जमा करने की दुनिया है। यू वॉन्ट टू ओन थिंग्स, तुमको होता है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों का जमावड़ा हो जाए, हमारे पास बाइक हो जाए अच्छी, हमारे पास ये सामान हो जाए, वो सच टाइप ऑफ नेचर इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। हम अधिकार में चीजों को अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। So, यदि हम चीजों को अपने पास रखना चाहते हैं, if I am in the nature of possessing this book, so it is my responsibility to maintain this book, to make this book safe in my custody, हमारे custody में ये book safe रहे। तो इस possession के world में the boy senses his first responsibility। तो उसका पहला उत्तरदायित्व क्या है? What is his responsibility? To look after the things, to take care of the things that he owns, जो उसके पास चीजें हैं उसका वो अच्छा ख्याल रखे। In the world of possession, people will take ball लोग लेंगे, balls will be lost always, ball खोएंगे। This is also the rule of the world, and this rule must be learned by everyone of the world। हम सभी लोगों को ये जानना चाहिए। फिर वो कहते हैं लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। जो बॉल उसका खो गया है, सपोज आपके जो ये 3 महीने 2 महीने जो बीत गए हैं,
क्या यह पल कितने ही पैसे के बल पर आपको वापस ला करके कोई दे सकता है? नो वन. सो द बॉल दैट हैज बीन लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक बाय द पावर ऑफ मनी. पैसे के दम पर उस बॉल को वापस नहीं लाया जा सकता है. आगे जो पोएट कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मनी इज एक्सटर्नल. मनी इज एक्सटर्नल. पैसा जो है वो हमें बाहरी सुख देता है. इफ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी यू कैन गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ फूड, बट हंगर, लेकिन जो भूख है, जो खाने की इच्छा है, जो एपेटाइट है, दैट इज इंटरनल. देखो, इमोशन इज इंटरनल, इमोशनल अटैचमेंट इज इंटरनल, मनी इज एक्सटर्नल. जो भावना होती है वो इंटरनल है और मनी जो है एक्सटर्नल है. मनी कैन परचेज यू द थिंग बट मनी कैन नॉट गिव यू जॉय. वो जॉय आपको इंटरनली ही, आप अपने मन से ही, ये मानसिक स्थिति है. दिस इज अ मेंटल स्टेट दैट प्रोवाइड्स यू हैप्पीनेस. मनी कैन प्रोवाइड यू थिंग. इसीलिए पोएट यहां कहते हैं मनी इज एक्सटर्नल. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई. वह जो लड़का है वो अपनी हताश आंखों से, डेस्परेट हॉपलेस आंखों से के पीछे, द बॉय इज हॉपलेस, द बॉय इज जस्ट क्राइंग ओवर हिज लॉस. द बॉय इज क्राइंग ओवर हिज लॉस. लड़का अपने जो नुकसान हुआ है उसका, उस पर वह रो रहा है. बट in his lamentation, उसके इस विलाप में, in his this situation, he is learning something. What he is learning? He is learning the epistemology of law. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है बेटा, epistemology of, epistemology. ये epistemology जो है ये आपको आगे यहाँ पर बताया गया है. अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ. ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, दिस इज ए ग्रीक वर्ड, दिस इज ए ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड है जिसको कहा गया है कि वह ज्ञान की चीजें हैं वह हो जाएंगी. नॉलेज ऑफ लॉ, यस राइट. उस नॉलेज ऑफ लॉ को हम कैसे गेन करें? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉ. हाउ टू स्टैंड अप. कहते हैं उठकर चलना, गिरकर उठना, उठकर चलना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का. कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का. हम गिरेंगे, हमें दुख होगा, बट हाउ टू स्टैंड अप, हमें खड़ा होना है. फ्रॉम वन, फ्रॉम द लॉ. यदि हम रोते रहेंगे कि हाँ मेरा ये खो गया है, मैं बर्बाद हो गया, that won't help you in your life. Rather, you have to stand up, knowing what every man must one day know. यह जानते हुए कि if I own something, यदि मेरे पास कोई चीज है तो मैं उस चीज को यदि ग्रहण किया हूं, यदि वह चीजें मेरे पास हैं तो वह लॉस भी होंगी, वह लॉस भी अवश्य होगा. इसलिए मतलब कि कवि यह कहना चाहते हैं कि दिस इज द कॉमन फेनोमेना ऑफ द वर्ल्ड, नेचुरल फेनोमेना. यह होना है, चीजें हैं खो जाएंगी. तो हर आदमी को इसको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए. वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डे. और अधिकतर लोग जान जाते हैं. देयर इज ए प्रोसेस ऑफ टाइम थ्रू विच, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, यू गेन एक्सपीरियंस, यू फेस द लॉस. जैसे जैसे आपको लॉस को फेस करते जाते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर होते जाते हैं. हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू कोप अप विद द लॉस. आज हम बॉल को लॉस कर रहे हैं, कल उससे ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है, फिर उससे ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पोएट. जॉन बेरीमैन जिस समय में सिर्फ 12 वर्ष के थे, उसके कमरे के ठीक बगल में उसके पिताजी ने अपने माथे में गन रिवॉल्वर चला करके अपने आप को सुसाइड कर लिया था. जॉन बेरीमैन फादर हैड कमिटेड सुसाइड just next room of his own, and he was so shocked
अबाउट दैट इवेंट। तो कहते हैं कि उसी चीज को एक मानक मानते हुए आगे चल करके उससे उनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। सो ही ट्राइड टू टेल अस। अब जॉन बेरीमैन भी हमारे बीच में नहीं है, 1970-72 कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन उसी आसपास में उनका भी डेट हो जाता है। एंड ही ऑल्सो कमिट सुसाइड। अनफॉर्चुनेट एपिसोड ये है कि वो ब्रिज से ऊपर कूद जाते हैं, उनको भी जरूरत से ज्यादा पीने की आदत थी, एंड दैट्स व्हाई। तो कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि वी आर इन द नेचर ऑफ हैविंग थिंग्स, चीजें हमारे पास होना चाहिए। इन द सेम वे वी मस्ट हैव द एबिलिटी टू फेस द लॉस, टू कम आउट ऑफ द लॉस। उस लॉस से जो हमें क्षति हो जाती है, जो हमारा नुकसान होता है, जो हमारे साथ जीवन में घटनाएं होती है, मैंने अगेंस्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कई बार हमारे इमेजिनेशन के बिल्कुल विपरीत, जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, तभी भी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। वी मस्ट बी रेडी टू बियर दैट काइंड ऑफ इवेंट्स ऑल्सो। एंड जैसे क्लास 9th में आपने पोएम पढ़ा था विंड, तो उसमें कहता है लेट अस बिल्ड स्ट्रांग हो। तो हमें अपने को इमोशनली, वी मस्ट बी इमोशनली स्ट्रांग। छोटी छोटी बातों से हमें इमोशनली ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, अपने इरादे को कमजोर नहीं करना चाहिए। यह पोएम जो है यह फ्री वर्क में है। इसमें आप देखिए कोई भी पोएम जो है, कोई भी जो लाइन है एक दूसरे से राइम नहीं बना रहा है। तो द पोएम इज इन फ्री वर्क, इसीलिए यहां मैंने नीचे में लिखा है फ्री वर्क। अच्छा, अब मैं आपको कुछ इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी बताऊंगा। मैंने यहां लिखा भी है। सबसे पहला लाइन देखिए, व्हाट से शुरू हो रहा है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट, तो जो पहला लाइन है व्हाट उससे शुरू हो रहा है, और दूसरा भी लाइन व्हाट से शुरू हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को एनाफोरा कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ एक और इसी लाइन में आगे देखिए, व्हाट इज ही। व्हाट वर्ड को दो बार आया है लगातार। व्हाट, फिर उसी सेम लाइन में, एक ही लाइन में व्हाट के बाद फिर व्हाट आ रहा है। दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। इसको क्या कहेंगे, रिपीटिशन कहेंगे। यहाँ पर ये नहीं, एलिट्रेशन नहीं कहेंगे इसको, रिपीटिशन कहेंगे। एलिट्रेशन पर मैं आ रहा हूं। रिपीटिशन में वर्ड सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ड सेम हो जाएगा। एलिट्रेशन में साउंड एक रेगुलर इंटरवल पर सेम होगा, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए रिपीटिशन और एक जगह पर है नीचे से, देखिए दो इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन के बाद है पीपुल विल टेक बॉल, फिर आगे बॉल कॉमा, फिर बॉल्स विल बी ऑलवेज लॉस्ट। तो बॉल एंड बॉल दोनों लगातार एक साथ आया है, तो वहां भी रिपीटिशन है। अब आगे उसी के नीचे आइए, एंड नो वन बाय बॉल दैट, बाय बॉल दैट। यहां देखिए ये है एलिट्रेशन, बाय अ बॉल दैट। यहां पर देखिए बैट का बी, बॉल का बी और बाय का बी। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीटिशन हो रहा है बी साउंड का, बी कॉन्सोनेंट साउंड का। इसीलिए यहाँ पर क्या है, इसको एलिटरेशन कहेंगे, हिंदी में अनुप्रास कहेंगे। और सेकेंड लास्ट लाइन जो है, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट, मैन और मस्ट, एम साउंड का यहाँ लगातार रिपीटिशन हो रहा है, साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए इसको एलिटरेशन कहेंगे। अब मैं आपको समझ देना चाहता हूं, व्हाट यू वांट टू आस्क या यू वांट टू ईट। आप ऐसा नहीं है कि आप खाली सवाल ही कर सकते हैं, आप अपने तरफ से कोई नया आइडिया भी दे सकते हैं। एंड योर आइडिया इज ऑलवेज वेलकम फ्रॉम माय साइड। आपका आइडिया तो मैं भी वेलकम करता हूं। सो टेल मी प्लीज योर ओन, और यू कैन पुट एनी डाउट और क्वेश्चन। यस, बोलो बेटा। सर एजोनियंस भी तो है इसमें। हाँ बोलो, कहाँ पर? सर यहाँ पे सर बॉय हु
हाँ, यदि वो साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, वो यदि सेम वॉवेल साउंड का रिपीटिशन एक रेगुलर इंटरवल पर हो रहा है तो वो एजोनेंस हो जाएगा और वो भी हो सकता है। नेक्स्ट, यस दैट्स गुड। आप हाँ बोलो। इमेजरी क्या है? हाँ, इमेजरी इज ऑल्सो देयर। बॉल के लिए देखिए क्या कर रहा है, बॉल का एक इमेज बनाया गया है यहाँ पर। द बॉल हैज बीन मेड एज एन इमेज ऑफ जंपिंग, बाउंसिंग एंड गोइंग थ्रू इनटू द वाटर। तो जो बॉल का एक इमेज क्रिएट हो रहा है हमारा, जंपिंग बॉल का, बाउंसिंग बॉल का, दैट इज द यूज ऑफ इमेजरी। नेक्स्ट प्लीज। सर हेलो, एक बार में एक बच्चा बोलो। यस प्लीज। सर इस पोएम का मेन थीम क्या होगा सर? ये तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये तो पोएम थीम ही थीम है। We must be ready to bear the loss, as loss is also a universal truth. We cannot avoid the loss of life. What we own, that one day will be lost. It is the law of nature. So our mental frame must be such kind that we should not lose passion or hope, or we should not give up if we lose something. यदि हम किसी चीज को खो देते हैं, आज बॉल खो गया है, कल उसका पेरेंट्स खो जाएगा, कल उसके पिताजी की डेथ हो जाएगी। और ये भी कोप ऑफ ये जो स्मॉल इंसिडेंट्स होती है ना, वो आपको ग्रेटर इवेंट्स के लिए, ग्रेटर लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर करती है। इट मीन्स वी मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, mentally strong to face any type of problem in our life. आपके हिसाब से बताइए, आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? Yes, please. We have to think courageously to the loss, and we have the ability to stand up from a big loss. हाँ, स्टैंड अप का मतलब ये हो गया, मतलब वी मस्ट। आपने डस्ट ऑफ स्नो में पोएम पढ़ा था ना, डस्ट ऑफ स्नो में आपने पढ़ा ना कि व्हाट एवर हैपेंड, लेट अस स्टार्ट अफ्रेश। आओ एक नई शुरुआत करें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखें नई कहानी। जब जागो तभी सवेरा, लेट अस स्टार्ट अफ्रेश। व्हाट एवर हैज गॉन, वी डोंट हैव द पावर टू रेक्टिफाई द हिस्ट्री। हिस्ट्री को ठीक करने का पावर नहीं है, जब जाग गए तब करेगा। एंड वी शुड नॉट क्राई ओवर। हाँ, यस। Thus we have to forget the past and think for future. Yes, it is also, but you past events always tell you, always teach you some lesson. ऐसा नहीं है कि पास्ट को फॉरगेट कर जाना है, पास्ट को पकड़ करके बैठना नहीं है। We have not to cry over our past mistakes or past happenings, and rather we have to take lessons from the past events. हमें पास्ट इवेंट से क्या करना है? सबक लेनी है, पॉजिटिव लर्निंग लेनी है। यदि हम किसी चीज में सफल हुए थे तो वह स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। यदि हम पास्ट में हमारा फेल्योर हुआ है तो किस कारण से हमारा फेल्योर हुआ है वो इवैल्यूएशन करके हम वो गलतियां नहीं दोहरा सकते। तो पास्ट को फॉरगेट नहीं करना है, पास्ट के फेल्योर को फॉरगेट करना है, और उसके जो पॉजिटिव आउटकम है, जो उसका पॉजिटिव एनालिसिस है, उसको लेकर के आगे चलना। सर इस पोएम में कहाँ पे है? सॉरी, हेलो सर, एलिट्रेशन। हाँ, देखिए, जो एक तो मैं आपको, हो सकता है कि मैं जहां जहां आपको बता रहा हूँ उससे ज्यादा जगह में हो। सबसे पहले तो नीचे से दूसरा लाइन में आ जाइए, नीचे से दूसरा। मैन और मस्ट साथ साथ आया है, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट, एम और एम साउंड है, देखा आपने? हेलो, यस सर। नहीं, वो बॉल्स जो है वो रिपीटिशन है, वो पलक किधर थी, बॉल्स रिपीटिशन है, दैट इज नॉट एलिट्रेशन, दैट इज रिपीटिशन।
और यहाँ जो है बॉल और बैट, वो देखिए बॉल बैट, आप नीचे से 5वां लाइन देखिए, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैट, बी साउंड, बॉल में भी और बैट में भी बी साउंड, वहां और नीचे, ठीक है, बाइज बॉल बैट, 3 जगह है, बाइज में भी है, बॉल में है, बैट में है, तीनों का पहला साउंड भी है, तो दैट इज एलिट्रेशन अनुप्रास। और जो सबसे लास्ट का सेकेंड लास्ट लाइन है मैन और मस्ट, ये एलिट्रेशन। सर वहाँ सर ऊपर हेलो, थर्ड और फोर्थ लाइन में मैरिली क्वालिफिकेशन है, थोड़ा होगा ना। हाँ, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, आप सी साउंड कर रहे हैं, व्हाट इज योर सजेशन? यस इट इज एनफ फॉर अस। एक बार देखो बच्चों, जो फिगर ऑफ स्पीच, जैसे मैंने आपको एनाफोरा बताया, एलिट्रेशन बताया, रिपीटिशन बताया, तो जरूरी नहीं है कि अगले पोएम में मैं फिर उसी फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा करूं। टीचर ये एज्यूम करके चलते हैं कि सिमिली और मेटाफर मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यदि आपने एक जगह पकड़ लिया कि ये इसको एनाफोरा कहते हैं या इसको एलिट्रेशन कहते हैं और इसको रिपीटिशन कहते हैं, तो यू कैन अप्लाई योर ओन प्रीवियस नॉलेज ऑल्सो। थैंक यू। और बोलो, एनीथिंग एल्स? कोई बच्चा को कुछ क्वेश्चन पूछना था आज, मुझे किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया था। यस, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर थर्ड लेसन? किसी ने मैसेज किया था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? कैन यू टेल मी राइट नाउ? तो हाँ बोलो। sir, I am not getting difference between anaphora and alliteration. Anaphora is completely different thing, and alliteration, anaphora means the same word in two consecutive line। जैसे ऊपर वाला लाइन है बेटा, जैसे पहला लाइन में जो वर्ड आया है, देखो वहाँ व्हाट है, पोएम आपके सामने में किताब है, आपके सामने में किताब है। Yes sir। तो उसमें व्हाट है पहला वर्ड, व्हाट इज द बॉय नाउ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चलिए उसको आप उससे ज्यादा अच्छा आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। हाँ, व्हाट आया, अब दूसरा जो लाइन शुरू हो रहा है उसमें क्या है, उसमें भी व्हाट है, मैरिली 2 times। वो आपने देखा ना, वो देखिए इसके बाद जस्ट तीसरा और चौथा लाइन में देखिए, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, फिर लाइन चेंज किया है पोएट ने, पोएम का लाइन चेंज किया है, अब मैरिली ओवर, देन के बाद तो कोई सिंबल नहीं है, फुल स्टॉप तो नहीं है, देन के बाद फुल स्टॉप है नहीं, और यहाँ पर मैरिली। तो जब लगा दोनों मतलब पंक्तियों में लगातार 2 पंक्तियों में एक ही शब्द से पुनरावृत्ति हो बिना पूर्ण विराम के, तो उसको एनाफोरा कहते हैं। यहाँ पूरे के पूरे वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, ये एनाफोरा कहलाएगा। और एलिट्रेशन में जो पहला साउंड है, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर नीचे से 5वां लाइन, एंड नो वन बाय अ बॉल बैट, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, बाय का बी साउंड, बॉल का बी साउंड, बैट का बी साउंड, तीनों में पहला अक्षर बी साउंड है। तो यह जो पहला अक्षर यहाँ लेकर है, बीच में है, शुरुआत की बात नहीं है, तो ये एलिट्रेशन कहलाएगा। और वहां जो मैरिली लगातार 2 पंक्तियों में आया है, वो एनाफोरा कहलाएगा। Thank you sir। हाँ, आगे बोलिए। एनीबॉडी? कृष्णा है क्या? कृष्णा कनेक्ट हुई है? यस सर। हाँ, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सर वो थीप स्टोरी में अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब मीनिंग क्या है? अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं जहां भी हाथ मारता था मैं सफल ही हो जाता था। ही वॉज ए सक्सेसफुल थीप, wherever he tried to rob anybody he got success। मेरा हाथ काफी सक्सेसफुल था। चोर के हाथ सक्सेसफुल होने का मतलब क्या?
मतलब वो जहां मैंने लक्ष्य निर्धारित करता था वहां चोरी कर ही लेता था। और सर इस और स्टोरी में रिफर किया जा रहा है, आई वो रस्किन बॉन्ड के लिए रिफर किया जा रहा है। नहीं रस्किन बॉन्ड के लिए ये बात तो आप मुझे कुछ ठीक को नहीं किया गया है। वो चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा चीज जो बिगड़ा हुआ है और उसको गुडनेस के, अनिल के गुडनेस से कैसे ठीक किया गया है, दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड। यह हमको बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि मैं जब कहानी पढ़ाता हूँ तो कभी डॉक्टर बन करके पढ़ाता हूँ, कभी नेल्सन मंडेला बन के पढ़ाता हूँ। एक दिन एक लड़के ने कहा एक सर टुडे यू आर टीचिंग एज ए थिक, आज आप चोर बन करके कहानी पढ़ा रहे हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? टाइगर इन द जू का सर लड़कों को ही पूछ रहे तो। हाँ बेटा बोलो, क्या कौन सा क्वेश्चन? और टाइगर इन द जू का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, टाइगर इन द जू का जरा पढ़ोगे तो क्या है क्वेश्चन? हाँ, find the words that describe the movement and action of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in two columns. कौन कौन टाइगर के ऐसे माने क्या कहते हैं मूवमेंट वाले वर्ड हैं, ठीक है? मूवमेंट और एक्शन दोनों तरह की बात है। मूवमेंट चलने के और एक्शन के वर्ड जो जू में हो रहे हैं और जो जंगल में हो रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग बॉक्स में आप लगाइए। दूसरा है इसमें फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द टू प्लेस एंड अरेंज देम इन द टू कॉलम। ये दोनों वर्ड आपको हो जाएगा किया हुआ? हेलो, ये दोनों वर्ड आप अरेंज कर लेंगे? आपको नीचे दिक्कत हुआ होगा। नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज about how the poet uses words and images to contrast the two situations. तो पोएट ने दो अलग अलग वर्ड दिया। देखिए पहला दे रहा है he stop, अकड़ करके चल रहा है, he stop, he does not run. In his quiet rate आया है because he has limited space, he has no freedom, he has no scope to show his anger and his strength. एक ये हो जाएगा इन द जू। दूसरा कह रहा है he should be lurking in the shadow. Why the poet has used this word sliding through long grasses? Because a tiger should do such kind of thing because it is expected, it is the natural act of the tiger. The poet has used these words to highlight the tiger in the zoo and highlight the tiger in the forest and to create a living picture of the tiger through words. शब्दों के माध्यम से सचित्र वर्णन करने के लिए इन शब्दों का उपयोग लेखक ने किया है। आप इसमें बहुत सारे वर्ड आएंगे जो आप कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? हाँ बोलिए। ठीक है बच्चों, अब अगला लेसन हम लोग करेंगे विदाउट फिश। कहानी का नाम है, ध्यान में रहे कि जो हमारा मूवमेंट है वो जो दूसरा वाला बुक है सप्लीमेंट्री, उसमें लेसन 3 और लेसन 4, लेसन 3 एंड लेसन 4 हैव बीन डिलीटेड, उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग फ्राइडे को मॉर्निंग 8:45 बजे फिर क्लास होगा। होप यू विल रिमेन सेफ एंड साउंड। आप सभी अच्छे से रहिए। टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल एज योरसेल्फ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आज? हेलो? नो सर। नो सर। अच्छा, यही डिवाइस सब दिन रहता है, इसी से सब दिन यूज करते हैं। आज अच्छे से चला, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आपको जो मैं स्क्रीन वगैरह भेजता हूँ वो आप लोग देखा कीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू।